बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट 80 ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहें। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जो भी दोस्त आपके इस बार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है। यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है। तो प्यारे बच्चों, टाइम बर्बाद नहीं करते हुए आप लोग ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है कि किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो अब्राहम लिंकन थे, उन्होंने बोले थे कि लोकतंत्र जो है वो जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से समझिए कि भारत में कौन सा शासन प्रणाली है। यहाँ पर बताना है कि भारत में कौन सा शासन प्रणाली है। तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, भारत में संसदीय व्यवस्था है। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कैसा व्यवस्था है, तो संसदीय व्यवस्था है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन ये है कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। यहाँ पर बताना है कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। वो तो भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर बोल रहा है कि लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है। तो लोकतंत्र की सफलता की चुनौती अफसरशाही है, अशिक्षा है, जातिवाद है। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सातवां क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है 1985 और ऑप्शन डी है 1990। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 1975 हो जाएगा। यानी भारत में आपातकाल का घोषणा कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। यहाँ पर ध्यान से समझिए कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। तो जो भी सुनामी प्रभावित क्षेत्र होता है, उसमें मकान का निर्माण सागर तट से दूर करना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सागर तट के नज़दीक रहेगा तो वहाँ सुनामी आएगा। तो वहाँ पर निर्माण कहाँ करना चाहिए, सागर तट से दूर करना चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था। ऑप्शन ए है मेजनी, ऑप्शन बी गैरीवाल्डी, ऑप्शन सी काउंट काबूर और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान रखिएगा कि इटली के एकीकरण में इनमें से सभी हो जाएगा। यानी मेजनी, गैरीवाल्डी और काउंट काबूर, ये तीनों का योगदान था। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 10 नंबर कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। यहाँ पर बताना है कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। तो भारत में जो 1 रुपया का नोट है वो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिए कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया सम्मिलित है। यहाँ पर बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया सम्मिलित है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक में कौन कौन है, कृषि है, खनन है, पशुपालन है। यानी ये सभी जो है वो प्राथमिक में सम्मिलित है। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा शाखा मुद्रा का उदाहरण है। यहाँ पर ध्यान से समझिए, 12 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन शाखा मुद्रा का उदाहरण है। तो शाखा मुद्रा का उदाहरण कौन है, बैंक ड्राफ्ट। शाखा मुद्रा का उदाहरण कौन है, बैंक ड्राफ्ट। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं 13 नंबर की विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो विश्व व्यापार संगठन है उसका स्थापना 1995 में हुआ था।
यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1995 में हुआ था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। यहाँ पर बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का आबादी क्या था। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का आबादी 121 करोड़ था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग चलते हैं कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है। यहाँ पर बताना है कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या है। तो मान्यता प्राप्त चिन्ह एग मार्क है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग मार्क। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय शाखीय संगठन की स्थापना कब हुई थी। 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि केंद्रीय शाखीय संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है 1954 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है। यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? इनमें से सभी। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है। यहाँ पर बताना है कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है। तो प्रथम परमाणु विद्युत गृह तारापुर में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, तारापुर में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं 19 नंबर की मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। यहाँ पर बताना है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। तो मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र उत्तराखंड में है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन ये है कि सिंदरी जो है वो किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंदरी किसके लिए जाना जाता है? तो उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। आशा करते हैं आपको ये सारा प्रश्न समझ में आया होगा। तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में अच्छे अंक आ सकें। प्रश्न है एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है। 21 नंबर क्वेश्चन ये है कि एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है। तो आप लोग को ध्यान रखना है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप सबसे पुराना है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जमालपुर वाला। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। यहाँ पर बताना है कि 22 नंबर क्वेश्चन में कि सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो बेंगलुरु प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मंदार पहाड़ी किस जिले में है। 23 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि मंदार पहाड़ी जो है वो किस जिले में है। ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है बांका और ऑप्शन डी है बक्सर। तो प्यारे बच्चों आप लोग को ध्यान रखना है कि जो मंदार पहाड़ी है वो किस ज़िले में है। तो वो बांका ज़िले में है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। यहाँ पर बताना है 24 नंबर क्वेश्चन में कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। तो मध्य युग में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन ये है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है। यहाँ पर बताना है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है। तो मोतीलाल घोष है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि मराठा समाचार पत्र किस देश से संबंधित है। यहाँ पर बताना है कि मराठा समाचार पत्र किस देश से संबंधित है। तो अंग्रेजी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी से संबंधित है। 27 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। यहाँ पर बताना है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से याद रखिएगा कि सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म हुआ था पटना में, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम लोग चलते हैं
कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, यानी बताना है कि बिहार और बंगाल का विभाजन कब हुआ, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। तो ऑप्शन ए है 1912, 1936, 1928 और 1940। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि बिहार जो है वो बंगाल से अलग हुआ था हमें, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। 1912 में बिहार और बंगाल के बीच में विभाजन हो गया था। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। यहाँ पर बताना है भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। 30 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो डी यहाँ पर हो जाएगा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था, 1975 में हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था। बताना है आपको कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था। तो रावी नदी के तट पर फहराया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नदी के तट पर फहराया गया था, तो रावी नदी के तट पर फहराया गया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था। यहाँ पर बताना है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम मास्टरदा था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्या था, मास्टरदा था। 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी थी। यहाँ पर बताना है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ की निवासी थी। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है कहाँ का, ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिच का। तो प्यारे बच्चों आप लोग को एकदम याद रखना है कंठस्थ कि रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे। तो रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन के निवासी थे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ के निवासी थे, ब्रिटेन के निवासी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। यहाँ पर बताना है कि वोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए है मेजनी ने, ऑप्शन बी है लेनिन ने, ऑप्शन सी है बिस्मार्क ने और ऑप्शन डी है गैरिबाल्डी ने। तो आप लोग को एकदम याद रखना है, ये सब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है कि वोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो वोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। वोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, लेनिन ने किया था। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार का वीडियोज आप लोग को इस क्लास में मिलते रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि कंबोडिया की राजधानी है। यहाँ पर बताना है कि कंबोडिया की राजधानी है। ऑप्शन ए है हनोई, ऑप्शन बी है नोमपेन, ऑप्शन सी है बैंकॉक और ऑप्शन डी है ओटावा। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो कंबोडिया है उसकी राजधानी क्या है, नोमपेन है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं 36 नंबर कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग की सभा का आयोजन हुआ था। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग सभा का आयोजन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट एक प्रकार का कानून आया था अंग्रेजों की तरफ से जिसके विरोध में जालियांवाला बाग हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो डेट याद रखिएगा 1919 में हुआ था। कब हुआ था, 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है कि किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। किसके अनुरोध पर आए थे, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर आए थे। 38 नंबर क्वेश्चन यह है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। यहाँ पर बताना है कि वल्लभ भाई पटेल जो थे उनको सरदार की उपाधि किस आंदोलन के द्वारा दिया गया था, किस आंदोलन के मतलब कि किस आंदोलन के समय में दिया गया था। तो बारदोली एक प्रकार का सत्याग्रह चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उसमें इनको सरदार की उपाधि दी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिए कि फ्लाइंग सल्ट का आविष्कार किसने किया था। 39 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लाइंग सल्ट का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन के ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर से यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर
हो जाएगा। फ्लाइंग शर्ट का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग इतने ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। इसके अगले क्लास में और भी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें, और टाइम बहुत कम है इसलिए मेहनत करें और याद करें क्वेश्चन को, क्योंकि बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक है। धन्यवाद।